material, some material, एडिशनल मटेरियल टू द सिलिकॉन मटेरियल, कुछ और मटेरियल ऐड करना। अब वो कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं? एक होता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, और एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का मीनिंग क्या वो होता है, मैं वो बताता हूँ। ट्राईवैलेंट मतलब वो मटेरियल जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तीन होगी। ट्राईवैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में तीन होंगे। पेंटावेलेंट का मतलब होता है वो मटेरियल जिसमें आउटर सेल में पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप की मटेरियल जब हम ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन मटेरियल में, जब हम प्योर सिलिकॉन मटेरियल में ये ट्राईवैलेंट की मटेरियल की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं या पेंटावेलेंट की मटेरियल की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, तो हमें दो नए टाइप के मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ जिसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है, वो किससे कन्वर्ट किया जाता है? बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज कौन सी हम ऐड करते हैं? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राईवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? ट्राईवेलेंट मीन्स मटेरियल मटेरियल हैविंग थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? थ्री। और पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है? हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों टाइप के जब मटेरियल हम ऐड करते हैं तो हमें दो टू नए मटेरियल बनते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद दो नए मटेरियल बन जाते हैं। वो दो जो नए मटेरियल बन रहे हैं, टू न्यू टाइप्स ऑफ मटेरियल जो बन रहे हैं, उसको बोला जाता है पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो दो नए टाइप के मटेरियल बन जाते हैं। पी टाइप मटेरियल मतलब पॉजिटिव टाइप मटेरियल, एन टाइप मतलब होता है नेगेटिव टाइप ऑफ मटेरियल। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। ट्राईवैलेंट में मैंने बताया आपको तीन मटेरियल है। ठीक है, प्लीज जमीर कुछ स्क्रिबल मत करो, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब पी टाइप मटेरियल मैंने बताया इम्प्योरिटीज ऐड करें तीन मटेरियल, थ्री इलेक्ट मटेरियल, जो थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ट्राइवल इम्प्योरिटी का, जब हम प्योर सिलिकॉन में ऐड करते हैं। अब सिलिकॉन का मैंने बताया कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? चार। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राईवेलेंट मतलब वो मटेरियल जिसके पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने? थ्री। तो टोटल कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जब ये दोनों मटेरियल को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। सेवन मतलब अब कितने कम है? एक इलेक्ट्रॉन्स कम है। जब आउटर सेल में आठ हो जाते हैं तो वो एटम इंटैक्ट हो जाता है। मतलब आउटर सेल में हमेशा आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो जगह पूरी तरह से फिल हो जाती है। मतलब आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? आठ। तो नॉर्मली सिलिकॉन में कितने होते हैं? चार। चार की जगह खाली है। ठीक है, अब हमने तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो कितने ऑक्यूपाई हो गए? सात जगह भर गई है सिलिकॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब बचा कितना? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक वैकेंसी ज्यादा है। मतलब वैकेंसी मतलब होल्स इज क्रिएटेड। तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब सिलिकॉन का एटम ट्राईवेलेंट एटम के साथ मर्ज होता है, दोनों के मर्ज होने से, कंबाइन होने पे आउटर मोस्ट सेल में सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली रह जाता है। वो खाली रहने की वजह से होल्स हो जाते हैं। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही अगर
मिलियंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जब कंबाइन होते हैं तो मिलियंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एक होल्स खाली रहेगा। इस होल्स के खाली होने की वजह से पी टाइप मटेरियल बन जाता है पॉजिटिव, बिकॉज उसमें होल्स चार्ज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? होल्स चार्ज ज्यादा है। होल्स, होल्स मींस पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो क्या बन जाता है? पी टाइप मटेरियल बन जाता है। क्लियर? तो पी टाइप मटेरियल कैसे बना, समझ में आया? अब दूसरा हम देखते हैं कि जब हम सिलिकॉन में, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, और उसमें हमने जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड किए, जिसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 4, 9। लेकिन आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 9 हो गए। लेकिन जगह कितनी की है? 8 की है। जब 8 की जगह है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं मिल रही है, वो वेकेंट है, उसको वैकेंसी नहीं मिल रही है, तो वो फ्री घूमेगा क्योंकि उसको कहीं पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जगह नहीं मिल रही है। तो देयर बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से? एक एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पेंटावेलेंट का, दोनों केमिकली बॉन्ड में आए, तो दोनों में ने अपने से आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इलेक्ट्रॉन शेयर की तो 4 + 5 9 हो गए। 9 हो गए तो 8 की जगह है, एक को जगह नहीं मिली, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाहर घूमेगा जगह ढूंढने के लिए, उसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ऐसे कितने इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज बनेंगे? बहुत सारे बन जाएंगे, है ना? और इसीलिए इसका नाम दिया गया, ये टाइप के मटेरियल को बोला गया है एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज एन टाइप मटेरियल। जिस अब पी टाइप मटेरियल का मतलब क्या हो? उसमें होल्स ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट सेल में हर एक में एक एक होल्स एम्प्टी है, एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन के लिए, बट इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो वैकेंसी रह गई। अब वो वैकेंसी रह जाने की वजह से नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसे बोला जाएगा पी टाइप मटेरियल। सिमिलरली जब हम सिलिकॉन को, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आटोमोस्ट में, प्योर सिलिकॉन, और जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, अगर हम पेंटावेलेंट की टाइप, जिस वो मटेरियल जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट सेल में, तो ये 5 और 4 जब ऐड हुए तो बन गए 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 तो अपनी जगह ले लेंगे, एक को जगह नहीं मिलेगी। अब वो एक जो जगह नहीं मिल पा रही है वो फ्री घूम रहा है मार्केट में, मतलब एरिया में, मटेरियल के अंदर, तो उससे बोला जाता है नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो उस टाइप के मटेरियल को बोला जाएगा एन टाइप। मतलब पी टाइप मतलब एक्सेसिव होल्स, एक्सेसिव वैकेंसी। एन टाइप मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, नो वैकेंसी। ठीक है, तो अब जो डायोड बनाया जाता है, ये डायोड बनाया जाता है ये पी और एन मटेरियल को कंबाइन कर, इसीलिए डाय डायोड को, सिंपल ऑर्डिनरी डायोड को हम लोग बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन मतलब जंक्शन बन रहा है, पी और एन टाइप मटेरियल दोनों को कंबाइन कर दिया जा रहा है, केमिकली बॉन्ड कर दिया जा रहा है, और वो बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आता है वो हम देख लेते हैं। ये अभी तक का क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि पीएन जंक्शन नॉर्मली इस तरीके से नजर आता है। पीएन जंक्शन, ये शेयर स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर, दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये पी टाइप मटेरियल मैंने आपको बताया, वैकेंसी, होल्स। और ये एन टाइप है, जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, ये एक जंक्शन बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो नॉर्मली होता क्या है, जब ये हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, जब इसको प्रोसेस में डाला जाता है, केमिकली बॉन्ड किया जाता है, ये एक रूम टेम्परेचर में होता है। रूम टेम्परेचर नॉर्मल मतलब जीरो टेम्परेचर में। ठीक है, जीरो टेम्परेचर में किया जाता है काम। लेकिन जब डायोड बन के मार बाहर आता है, तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मली 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस में आते हैं, तो देर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब चेंज होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक एडिशनल हीट डायोड को मिल रहा है। और एडिशनल हीट मिल रहा है मतलब एडिशनल एनर्जी, एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी की वजह से कुछ, आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट, अब इसमें पी टाइप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ मेजोरिटी क्या हो गए, होल्स हो गए। लेकिन इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे बने? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंड्यूस हुआ तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर बने। सिमिलरली जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर इज सम माइनॉरिटी कैरियर इंड्यूस, दैट इज होल्स। अब वो क्या कर रहे हैं, होल सारे इधर एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस साइन। और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी कैरियर आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये आने के बाद क्या हो जाता है, एक यहाँ पे एक वॉल टाइप क्रिएट हो गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गए सारे, और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ नहीं जा पाएंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो होल्स हैं, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे एक दीवार टाइप बन गई है। ये वॉल को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। व्हाट इट इज कॉल्ड? डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन किसकी वजह से बनी है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर। बिकॉज जो डायोड हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ऐसे ही बाहर नहीं बनता, वो एक मशीन में वैक्यूम एरिया में बनाया जाता है, जहां पे जीरो टेम्परेचर, जरा भी किसी चीज का इंटरफेरेंस ना हो। अब बनने के बाद तो वो रूम टेम्परेचर में आएगा ना, जैसे हमारा टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, जो हम अभी टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। डायोड तो इसमें ही काम करेगा ना। तो अब देखो, देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, तो some energy will be induced in the diode, external thermal energy, that is called as noise energy। वो अंदर एंटर करता है और उससे एक माइनॉरिटी कैरियर क्रिएट हो जाता है। अब वो माइनॉरिटी कैरियर क्या कर रहे हैं, वो सारे किस तरफ आ गए, दीवार जंक्शन के करीब आ जाते हैं। और उसी तरह, बिकॉज ये माइनॉरिटी कैरियर होल्स में जो है ये फ्री है, ये मूव होते होते इधर आ गए हैं, होल्स है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, ये भी मूव होते इधर आ गए। और ये जब इधर आने के बाद एक डिप्लीशन रीजन बन गया है। ठीक है, अब ये डिप्लीशन रीजन बन गया। डिप्लीशन रीजन कैसे बना, समझ में आया? डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट इनसाइड द एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। अब पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। होल होल। और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। और मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से डायोड बनाया गया है, और सिमिलरली जेनर डायोड भी बनाया गया है।
अभी तक का टॉपिक समझ में आया आपको? यस। यस सर, समझा। ये तो हम्म। अब हम लोग लिख देते हैं कि जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड में क्या डिफरेंस है। तो हमारा तो टॉपिक जेनर डायोड है, डायोड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे इतनी पेपर में आपको, तो मैंने समझाने के हिसाब से डायोड बताया कैसे बना है। डायोड बना है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से। जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हम कंबाइन करते हैं तो एक डायोड बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब जेनर डायोड कैसे बनता है? तो देर इज अ जेनर डायोड का क्या मतलब है? अ जेनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड विच इज हाईली डो, मतलब बहुत ज्यादा उसमें इंप्योरिटी ऐड की जाती बताओ यार। है। ठीक है, ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या होता है, वो क्या बन जाता है, जेनर डायोड बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो जेनर डायोड इज अ highly doped semiconductor device specially designed to function in a reverse direction. ठीक है, अब जेनर डायोड डायोड दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, फॉरवर्ड बायस मींस व्हाट? डायोड काम कब करेगा? जब इसको हम एक्सटर्नल बैटरी सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब ये डिवाइस काम करता है। ठीक है, तो अगर हमने ये एनोड टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया और ये कैथोड टर्मिनल को हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होता है? व्हेन वी कनेक्ट एनोड टर्मिनल ऑफ द डायोड to the positive terminal of the battery and cathode terminal is connected to the negative terminal of the battery, we called it as forward bias. ठीक है, और रिवर्स बायस का मतलब होता है उसका अपोजिट। when we connect negative terminal of the battery to the anode terminal and positive terminal of the battery to the cathode terminal, तो उसको बोला जाता है रिवर्स बायस। तो डायोड जो है, नॉर्मल डायोड जो है, खाली फॉरवर्ड बायस में काम करता है। नॉर्मल डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो मैंने अभी आपको बताया, वो खाली फॉरवर्ड बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, नहीं काम करता। बट जेनर डायोड जो है वो दोनों में काम करता है। इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज इन रिवर्स बायस। ठीक है, सो व्हेन इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस इट ऑपरेट्स लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जैसा पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है वैसा वो काम करता है। अभी देखेंगे आगे कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है। और रिवर्स बायस में इट ऑपरेट्स इन द ब्रेकडाउन रीजन। वो हम देखेंगे ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है। और वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जेनर डायोड हमेशा हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में। जब फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है तो हम जेनर डायोड बनाएंगे क्यों? क्यों बनाया गया है जेनर डायोड? बिकॉज जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम कर सकता है, ये खासियत है उसकी। इसीलिए उसे बोला जाता है स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड क्यों बोला गया? बिकॉज उसकी एक खासियत है कि वो रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड जो होता है वो खाली फॉरवर्ड बायस में काम, रिवर्स बायस में काम नहीं करता, वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दी हैवी करंट, रिवर्स वोल्टेज। बट जेनर डायोड वर्क करता है रिवर्स बायस में, इसीलिए उसको स्पेशल पर्पस डायोड बोलते हैं। ठीक है, और जब ये रिवर्स बायस में काम करता है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो रीजन जिसमें वो काम करता है उसको ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं जेनर डायोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पीएन जंक्शन जेनर डायोड। अब ये पीएन जंक्शन ही है, सिंपल। क्यों पीएन जंक्शन है? इसमें पी टाइप मटेरियल ऐड है और एन टाइप मटेरियल ऐड है। अब ये पी टाइप और एन टाइप में हेविली डोपिंग किया जाता है। जब हेविली डोपिंग मतलब इसमें
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा डाला गया होगा, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा डाला होगा, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। जब होल्स बहुत ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये जो डिप्लीशन रीजन होती है, जब मेजॉरिटी कैरियर बहुत ज्यादा है तो माइनॉरिटी कैरियर मतलब इसके अंदर कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से ऐड ऑन हो रहे हैं वो बहुत कम होंगे। उसी तरह इसमें जो होल्स बन रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं, वो भी बहुत कम होंगे। तो वो कम होने की वजह से इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर की जो वॉल बना रहे हैं और जो मेजर माइनॉरिटी कैरियर के होल्स इधर बन रहे हैं वो बहुत नैरो बनेंगे। तो इसीलिए व्हेन जेनर डायोड इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय हेविली डोपिंग, और हेविली डोप करने की वजह से डिप्लीशन रीजन इज नैरो, बहुत नजदीक आ जाएंगे चार्जेस, माइनॉरिटी कैरियर बहुत नजदीक और कम रहेंगे, तो नैरो डिप्लीशन रीजन बनता है। अब डिप्लीशन रीजन नैरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिप्लीशन रीजन में बहुत स्ट्रांग, क्योंकि बहुत नजदीक हो है, और बहुत नजदीक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे दो मैग्नेट अगर आप लेते हैं, मैग्नेट को आप देखिए नॉर्थ और साउथ पोल को पकड़ के रखिए, अगर आपने वो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट को दूर रखा है तो उन दोनों में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बहुत लेस इफेक्ट होगा, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप दोनों मैग्नेट को आप नजदीक लेकर आते हैं, जैसे ही नजदीक आप लेकर आ रहे हैं दोनों में फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, मतलब आप जब नैरो कर रहे हैं डिप्लीशन मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, जैसे ही आप कम करते जाओगे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इसी तरीके से इधर चार्ज कैरियर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इधर चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर बहुत नजदीक है, नैरो है, नैरो होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। एंड ये नैरो होने की वजह से जो बैकग्राउंड वोल्टेज रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द डिप्लीशन रीजन, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस मोड, यहां से हम एक्सटर्नल वोल्टेज, क्योंकि करंट तो पास नहीं होगा ना जब तक हम यहां से एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। अब एक्सटर्नल वोल्टेज हमें देना है, एक्सटर्नल वोल्टेज हम कितना देंगे कि ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो, क्योंकि ये दीवार बन चुकी है, वॉल बन गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से नहीं जा पाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब डिप्लीशन रीजन नैरो है, क्यों नैरो है, बिकॉज ऑफ हेवीली डोपिंग। नैरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अब क्या होगा, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल वोल्टेज रिक्वायर्ड है ये डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करने के लिए वो कम रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, अब आप थोड़ा सा आपको धक्का देना है, थोड़ा सा आपने पुश किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हुई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी ये दीवार को तोड़ने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन करने के लिए जो वोल्टेज यहां से दे रहे हैं रिवर्स बाइसिंग से, यहां से वोल्टेज हम जो दे रहे हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी वोल्टेज जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट दिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। When this current start passing through, a heavy current flows through this diode. Okay? And when this heavy current flows through this diode, the voltage across the diode remains constant. अब वोल्टेज जितना भी बढ़ाओ, क्योंकि दीवार तो टूट चुकी है, अब उसके अक्रॉस वोल्टेज जितना भी बढ़ाओगे, वोल्टेज जो रहेगा इसके अक्रॉस वो कांस्टेंट रहेगा, बट करंट बढ़ते जाएगा, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. So if you keep on increasing the voltage drop across the diode will remain constant, but the current flowing through the diode keep on increasing. Is that clear? So this can be better understood by the VI characteristic. This is the VI characteristic of the Zener diode. अभी तक का टॉपिक आपको समझ में आया? यस। ये डिप्लीशन रीजन क्या रहता है समझा नहीं। डिप्लीशन रीजन एक रीजन है जो माइनॉरिटी कैरियर अपना बना लेते हैं। आप देखे होंगे कि हमेशा क्या होता है जब जिधर मेजॉरिटी हो जाती है
तो माइनॉरिटी एक किनारे हो जाते हैं, कॉर्नर की तरफ हो जाते हैं। तो ये माइनॉरिटी कैरियर मूव होते होते एक कॉर्नर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयोन सारे आ गए हैं, इसे माइनॉरिटी कैरियर। और यस ये सर, जो है समझा समझा। पॉजिटिव आयोन आ गए हैं। एक अलग माइनॉरिटी कैरियर कलेक्ट हो गए, अपनी दीवार बना लिए उस एरिया जहां पे माइनॉरिटी कैरियर एक्यूमुलेट हो गए हैं। और ये क्यों एक्यूमुलेट है? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज। और वो बाय आने की वजह से वहां पे एक रीजन बन गया, उसे बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन नैरो क्यों है? बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर कम है, मेजोरिटी कैरियर ज्यादा है। क्यों है? बिकॉज हेविली डोपिंग किया गया, हमने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी है। यही जेनोडाइट का रिक्वायरमेंट है, आप डोपिंग ज्यादा करो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोडायोड थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर देंगे फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये तो आपको समझ में है ना, डिप्लीशन रीजन कैसे बन रहा है नैरो। यस सर, समझा समझा समझा, हाँ सर, जजाकल्ला। हाँ वो समझ गया सर। हाँ। वो समझ गया। अभी हम लोग स्टडी करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ठीक है? तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मेजर्ड अक्रॉस द डायोड एंड द करंट पासिंग थ्रू द डायोड। ठीक है? तो यहां पे देख रहे हैं आई, हम लोग देख रहे हैं किसमें? वाई एक्सिस पे। और वी एक्स एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है, क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। और करंट देख रहे हैं कैसे फ्लो हो रहा है डायोड के थ्रू। ठीक है? तो हम स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है फ्लो हो रहा है, अप्लाइड है, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो वॉल जो है, डिप्लीशन रीजन का वॉल है, वो ब्रेक नहीं हुआ है, दैट इज वेरी नैरो। ठीक है? लेकिन जैसे ही वो ब्रेक होता है, तो यहां पे देखो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ये तो सिमिलर है नॉर्मल डायोड की तरह। यहां पे इंपॉर्टेंट है ये जो है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियली आप देखो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक वोल्टेज के पास पहुंचे कि ये डिप्लीशन रीजन को तोड़ देगा, जैसे ही वो वोल्टेज अप्लाइड हुआ, वो जो वॉल है डिप्लीशन रीजन की वो ब्रेक हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन पॉइंट। अब वो वोल्टेज क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसलिए बोलते हैं वी जेड इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेगेटिव, उल्टे साइड में, रिवर्स, हमने उल्टा अप्लाई किए वोल्टेज। और उसके बाद देखेंगे जैसे ही वो ब्रेक हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव एन टाइप मटेरियल में अवेलेबल है, वो बहुत तेजी से किस तरफ जाएंगे? होल्स की तरफ। क्योंकि पी टाइप में होल्स है, वो उस तरफ जाने लग जाएंगे। जब उस तरफ जाने लगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जब करंट फ्लो क्यों हो रहा है? करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा। देयरफॉर यू कैन सी अ हैवी करंट immediately flows through the diode। लेकिन यहां पे भी आप देखो कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो दिख रहा है आईजेड मिनिमम, इट इज द मिनिमम करंट आफ्टर विच द करंट रैपिडली इंक्रीजेस। ये पॉइंट है, इसके बाद द करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा? डायोड कब तक प्रॉपरली काम करेगा? आईजेड मैक्स। क्योंकि मैंने बताया था कि डायोड जो है रिवर्स बायस में काम नहीं करता। ये जेनरेटर काम कर रहा है, लेकिन इसकी भी कुछ एक लिमिटेशन है भाई, उससे ज्यादा नहीं करेगा काम। तो कब तक काम करेगा? जब तक कि करंट आईजेड मैक्स तक नहीं पहुंचा। जैसे ही करंट आईजेड मैक्स के ऊपर गया, डायोड डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है, जेनर जब बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चरर दे देता है कि आपको जेनर रिवर्स बायस में काम कराना है, इतने से इतने करंट के बीच में ही काम कराना है। अगर आप इससे ज्यादा जाओगे या इससे कम जाओगे, तो जेनर काम नहीं करेगा। आईजेड मिनिमम के नीचे रहे तो काम नहीं करेगा, आईजेड मैक्स के ऊपर गए तो भी काम नहीं करेगा।
खराब हो जाएगा। इसीलिए जेनर डायोड को हम खरीदते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि हमें कितने वोल्टेज का जेनर डायोड चाहिए रिवर्स बायस में जो काम करे, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। लाइक दिस जेनर डायोड इज मैन्युफैक्चर्ड अप टू 400 वोल्ट्स। तो रेंज कितना है? 1.8 वोल्ट से जेनर डायोड बनता है, मिनिमम 1.8 इज द मिनिमम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ जेनर डायोड टू मैक्सिमम 400 वोल्ट्स। इस तरीके से जेनर डायोड मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर 1.8 से 400 वोल्ट तक कैसे बनता होगा? वो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। हमें 1.8 वोल्ट का अगर जेनर डायोड चाहिए तो डोपिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हेवीली डोपिंग करना पड़ेगा। अब आप डोपिंग लेवल कम करते जाओ, वोल्टेज बढ़ते जाएगा। 400 वोल्ट मतलब बहुत कम डोपिंग करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये सुनो। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। तो हेवीली डोपिंग मतलब लेस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वीजेड कम होगा। दिस सर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ बोलो। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए ना। हाँ करता हूँ। फॉरवर्ड बायस समझ में आया? फॉरवर्ड बायस तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करते हैं। हाँ ठीक वो है। समझ गया सर, रिवर्स बायस हाँ। एक बार अब रिपीट कीजिए ना। ठीक है, रिवर्स बायस का देखते हैं। अब रिवर्स बायस में देखो क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किए एन टाइप मटेरियल को, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए एनोड को। ठीक है ना? अब क्या होगा, जो पॉजिटिव इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव होना स्टार्ट होंगे, रबर की तरह खींच रहे हैं अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को। और इस तरफ एनोड क्या कर रहा है, एनोड से पॉजिटिव होल्स खींच रहे हैं। तो मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों अलग तरफ जा रहे हैं, रिवर्स बायस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग खींच रहे हैं वॉल को। इज दैट क्लियर? ये डिप्लीशन रीजन को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये स्ट्रेचिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट होगा वो स्ट्रेच इतना ज्यादा हो जाएगा वो ब्रेकडाउन आ जाएगा। ये स्ट्रेच जो है, दीवार जो है टूट जाएगी। अब टूट गई तो क्या होगा, पाथ बन गया, रास्ता बन गया फ्लो होने के लिए। ये सुनो। तो रास्ता बन गया। अब यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डायोड के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास होने लगे मतलब करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले नहीं फ्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब ये क्यों ब्रेक हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किए। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों तरफ से खिंचाव बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ये स्ट्रेच हम खींचते जा रहे हैं। एक इलास्टिक रबर बैंड को देखो, आप खींच रहे हो, दो अपोजिट साइड में खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो। उसके एक पॉइंट है कि वो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हुआ, देन द इलेक्ट्रॉन्स पाथ बन गया, रास्ता बन गया। जब रास्ता बन गया तो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड देन करंट फ्लोज वेरी हैवीली बिकॉज ऑफ द हैवी डोपिंग। अब वो करंट जब फ्लो होने लग गया तो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रेच पॉइंट है इसको बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वीजेड। और जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास हम पहुंच गए तो करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। तो दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच द ब्रेकडाउन करंट स्टार्ट फ्लोइंग। आईजेड, आईजेड इज द करंट। जब दीवार टूटी जो जो करंट फ्लो हुआ उसे बोलते हैं आईजेड मिनिमम करंट। अब वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन आईजेड मैक्स तक करंट फ्लो होगा। आईजेड मैक्स से अगर आपने ऊपर वोल्टेज अप्लाई किए, अप्लाइड वोल्टेज, हाँ वीजेड कांस्टेंट रहेगा। वीजेड जो जेनरेट के अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर करोगे वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज ये हम जो है और बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट और फ्लो हो रहा है। लेकिन जब आप आईजेड मैक्स के ऊपर गए तो डायोड गेट्स डैमेज, जेनर डायोड फिर
डैमेज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये जो रीजन है इसे बोला जाता है ब्रेकडाउन रीजन, जिसमें जेनर डायोड खाली काम करता है, वर्क करता है। इज दैट क्लियर? ये यस समझा? सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर है? हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जेनर जो मैन्युफैक्चर होता है 1.8 जेनर वोल्टेज, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से लेके 400 ब्रेकडाउन वोल्टेज तक बनता है। ठीक है। तो अगर हमने 1.8 का बनाना है तो डोपिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हेवीली डोपिंग करना पड़ेगा। अगर हमें 400 वोल्ट का बनाना है तो डोपिंग हमें उस तरीके से कम करना पड़ेगा। मुझे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज करना है तो डोपिंग कम करना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम करना है तो डोपिंग हैवी करना है। रिमेंबर दैट, डोपिंग हैवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी लेस, मतलब जेनर वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज कम रहेगा। है लेस डोपिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड हैवी होगा ज्यादा। ठीक है। तो उस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे दो टाइप के ब्रेकडाउन है। एक एवरेज ब्रेकडाउन है। एवरेज ब्रेकडाउन कब आता है? जब ब्रेकडाउन आपका जेनर डायोड लाइटली डोप्ड होता है। मैंने अभी बताया लाइटली डोप मतलब ज्यादा वोल्टेज वाला जेनर डायोड, हेवीली डोप मतलब लो वोल्टेज वाला जेनर डायोड। मतलब उसका वैल्यू होगा 1.8, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, लाइक दिस, अप टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के ऊपर गया, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 30, ऐसे करते करते 400 तक का जेनर डायोड बनता है। तो वो टाइप के डायोड में जो ब्रेकडाउन होगा उसको बोला जाता है एवरेज ब्रेकडाउन, उसको नाम दिया गया एवरेज ब्रेकडाउन। Avalanche breakdown occurs when diode is lightly doped. It occurs in normal lightly doped diode. And Zener breakdown occurs when there is a heavily doping is done. ठीक है, समझ में आया? ये मैंने थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही वो सेम है, सिर्फ खाली फर्क क्या है डोपिंग का, हेवी डोपिंग, लेस डोपिंग। यस, अंडरस्टूड? यस, क्लियर है? यस यस Yes, सर। sir. यस सर हाँ। क्लियर है। हाँ, अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, जो पेपर में कभी कभार पूछ सकते हैं, जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल डायोड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जेनर डायोड क्या बोलता है? इट अलाउज करंट टू फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, विच मीन्स दैट इट्स करंट कैन फ्लो फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में करंट आराम से फ्लो हो सकता है, वो हमने देखा। ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी डोपिंग। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में करंट खाली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में अगर डायोड ब्रेक डाउन हुआ तो डैमेज हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ओपन सर्किट हो जाता है, डैमेज। ठीक है। दूसरा, जेनर डायोड हेवीली डोपिंग होता है, हाई डोपिंग, पी इंजेक्शन डायोड लो डोपिंग। ब्रेकडाउन occur, a reverse current has no effect on a zener diode. A reverse current has reverse current effect on a p injection diode by damaging its junction। मैंने बताया रिवर्स करंट का क्या इफेक्ट है, उसका जंक्शन खराब हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन occurs at a lower voltage in zener diode। ब्रेकडाउन लोअर वोल्टेज पे अकर हो सकता है, मैंने बताया 1.8 वोल्ट पे ब्रेकडाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ हेवीली डोपिंग। अब ज्यादा डोपिंग करोगे तो उसका डिप्लीशन रीजन नैरो होगा, डिप्लीशन रीजन नैरो होगा तो उसको तोड़ने के लिए कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, इसलिए उसको लोअर वोल्टेज का भी बनाया जा सकता है। बट ब्रेकडाउन occurs इन हायर वोल्टेज ओनली। जेनर डायोड में ब्रेकडाउन, जो नॉर्मल डायोड में जो ब्रेकडाउन होगा वो हायर वोल्टेज, मतलब ज्यादा वोल्टेज पे ही ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इसमें डोपिंग कम की जाती है। सो जेनर डायोड डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। यस, नहीं फॉलो करता। मैंने आपको बताया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रह रहा, करंट बढ़ते जा रहा है, तो कहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? ये सुनो, तो इट डजंट फॉलोज द ओम्स लॉ, बट पीएन जंक्शन में इट फॉलोज द ओम्स। ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद जेड वीजेड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं फॉलो हो पाता है।
अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज क्या है। जेनर डायोड कैन कंट्रोल करंट थ्रू करंट, therefore provide constant voltage in a circuit. Zener diode can control current, करंट को कंट्रोल करता है, इस वजह से एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है सर्किट में। स्मॉल इन साइज एंड लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू हेवी डोपिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड अर्ली ब्रेकडाउन कैन टेक प्लेस। मैंने आपको बताया जब हेवीली डोपिंग करेंगे तो डिप्लीशन रीजन बहुत नैरो होगा। लेकिन ये जो डायोड बनाया जाता है ये रूम टेम्परेचर में, मतलब वैक्यूम टेम्परेचर में बनाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर में लाते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, तो ड्यू टू द टेम्परेचर द डिप्लीशन रीजन में ब्रेक, और आप देखेंगे अर्ली ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि 1.8 की जगह पे 1 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया और ब्रेक डाउन हो गया, तो होना तो 1.8 में था लेकिन हो गया 1 वोल्ट पे। मैंने 1 वोल्ट ही अप्लाई किया और ब्रेक डाउन अकर। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है। इसीलिए कभी कभार आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, हायर टेम्परेचर में काम बराबर नहीं करता। ये सुनो, इसीलिए आप देखेंगे कि कंप्यूटर में हम लोग फैन लगाते हैं। फैन क्यों लगाते हैं? अंदर फैन घूमते रहता है, प्रोसेसर के ऊपर एक फैन लगा रहता है। या हम बोलते हैं कंप्यूटर को एसी में ही रखो, एसी रूम में ही चलाओ, नॉर्मल टेम्परेचर में मत चलाओ। क्यों बोला जाता है? बिकॉज जैसे जैसे काम करेगा उसका सराउंडिंग टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, डिवाइस जो है मैल फंक्शन करने लग जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जहां पे हाई प्रोसेसिंग काम किया जाता है वहां पे एसी होता है, कूलिंग किया जाता है, उसको एक्सटर्नल कूलिंग इफेक्ट दिया जाता है। हम प्रोसेसर के ऊपर एक फैन लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन, जो उसको कूल टेम्परेचर उसकी मेंटेन करने की कोशिश करता है। फिर हेवी करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड कैन डैमेज द डायोड। यस, मैंने पहले ही बताया जब हम आईजेड मैक्स के ऊपर चले जाएंगे तो वो डैमेज कर देगा। उसके ऊपर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली डायोड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में मतलब आपको? सर 400 के ऊपर जाएंगे तो ना? नहीं, वोल्टेज नहीं, करंट, करंट उसका स्पेसिफिकेशन ओ। होगा बेटा। करंट वैल्यू, हम यहाँ पे करंट देख रहे हैं। आईजेड मिनिमम सपोज 2 मिली एम्पियर दिया है डेटा शीट में, और आईजेड मैक्स उसने 10 मिली एम्पियर दिया है। तो अगर आपने जब वोल्टेज अप्लाई करते गए और अगर करंट 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हो गया, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज मोर देन 10 मिली एम्पियर, तब डायोड डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? समझा? सर एक कंडीशन फॉरवर्ड बेस में भी यस। लागू रहता है। फॉरवर्ड बायस तो उसका, देखिए फॉरवर्ड बायस मतलब कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किए, नेगेटिव को नेगेटिव, तो उसका वो करेक्ट कंडीशन है ना। होना तो हादसा कब है? जब हम उल्टा कनेक्ट करते हैं, कोई भी चीज रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। फॉरवर्ड में तो आराम से गाड़ी जा रही है, इसलिए तो बोलते हैं रिवर्स मारते वक्त इंसान को ध्यान देना पड़ता, इंडिकेटर बजर क्या क्या गाड़ियों में लगा रहता है रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में क्या रहता है? फॉरवर्ड में कुछ इंडिकेटर रहता है, बजर वजर नहीं ना, हम आराम से चलाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो रिवर्स में ही होगा, क्योंकि उसके नेचर के उलट हम काम कर रहे हैं। तो जब नेचर के अपोजिट हम काम करते हैं तो एहतियात बरतना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि आप यूज करो उसको रिवर्स में, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको इतना भी मत परेशान करो कि वो काम करना बंद कर दे। तो मतलब उसका एक लिमिट है कि इसके ऊपर अगर आपने करंट उसको भेज दिया तो वो डैमेज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा काम। ठीक है, समझा? ये सुनो, यस यस सर, यस। तो हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, जेनरडाइट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो जेनरडाइट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। रेगुलेटर मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली कुछ डिवाइस जो है अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, एसी पे काम करते हैं। कुछ डिवाइस जो है डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल है, उसको चार्ज करना है तो डीसी करंट लगता है, तो उसके लिए हम लोग चार्जर बनाते हैं। ठीक है, चार्जर का काम क्या है? टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डीसी करंट। मतलब एसी मतलब फ्लक्चुएशन होता है, तो कुछ डिवाइस जो है फ्लक्चुएशन में काम नहीं करते। भाई हमको हर वक्त कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, आप ऐसे वेरिएशन मत दो, जिगजैग मत करिए। ठीक है, तो जिगजैग नहीं चाहिए तो हमको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है तो हम रेक्टिफायर बनाते हैं।
रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। लेकिन जब वो डीसी बनाता है तो वो प्योर डीसी नहीं बनाता, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। कभी कभार एसी जो मेन सप्लाई आ रहा है उसमें कभी अचानक से वोल्टेज ज्यादा हो गया, होता है ना कभी कभार, जो बोलते हैं एसी फ्लक्चुएट किया, स्पाइक आया अचानक से, अचानक से स्पाइक आया, तो एसी बहुत ज्यादा, एसी का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया। जब वो एसी का वोल्टेज ज्यादा वो चार्जर को दिया, तो वो डीसी भी उस हिसाब से ज्यादा देख कर देना ना, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसे बोलते हैं रेगुलेटर, जो रेगुलेट कर देता है वोल्टेज। जो ये हाई स्पाइक आई ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके बाहर कांस्टेंट वोल्टेज देता है। इसीलिए कभी कभार घर में हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं। बोलते भाई एसी है, फ्रिज है, डेलिकेट है, हैवी कॉस्टली इक्विपमेंट है, आप स्टेबलाइजर लगा दो भाई। क्यों स्टेबलाइजर लगा दो? अरे कभी भी हमारा करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज हाई हो जाता है, जो मेन सप्लाई आ रहा है वो कभी भी बढ़ जाता है, होता है कभी कभार फ्लक्चुएशन होता है एसी सप्लाई में। ज्यादातर रूरल एरिया में जहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पे पावर सर सप्लाई। हाँ। सर आप इसके नोट्स दे दोगे आज? हाँ मैं दे दूंगा नोट्स। जज़ाकल्लाह। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं एसी मेन सप्लाई में, हैवी वोल्टेज अचानक से आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये हैवी वोल्टेज अगर स्टेबलाइजर घर में ना हो तो एसी को डैम, फ्रिज है, एसी है, ये जो इक्विपमेंट होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, पावर सप्लाई बंद चालू हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूपीएस लगा देते हैं, क्योंकि ये सडनली पावर सप्लाई जाना कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसी तरीके से हम जो नॉर्मल गैजेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल हो गया, हम जो जो डीसी पे डिवाइस काम करते हैं, उसको जब हम उसको चालू करने के लिए हमको एडाप्टर लगता है, चार्जर लगता है, पावर पॉइंट लगता है, डीसी सप्लाई लगता है, तो वो हम कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ये एसी के फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको एक सर्किट रिक्वायर्ड होता है जिसको बोला जाता है रेगुलेटर। अब रेगुलेटर क्या होता है, एक सिंपली ये जो जेनोडाइड है, ये वहां कनेक्ट रहता है। अब जेनोडाइड का काम है जो अचानक से फ्लक्चुएशन हुआ उसको एब्जॉर्ब कर, तो हम इस सर्किट से समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है जिसे हम वी इन के तौर पे कहा जा रहा है, इसको दिया जा रहा है। यहाँ पे एक सीरीज में हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक जेनर डायोड पैरेलल में कनेक्ट है, और यहाँ पे देखो लोड है, लोड मतलब जो हमारा मोबाइल है जिससे चार्जिंग होने वाला है। अब ये वी इन है, ये कहाँ से आ रहा है, रेक्टिफायर से आ रहा है, ठीक है। इट इज अ रेक्टिफायर आउटपुट गिवन टू द रेगुलेटर, दिस इज अ रेगुलेटर, इट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो वी इन इज द वोल्टेज विच इज कमिंग फ्रॉम द रेक्टिफायर, ठीक है। अब रेक्टिफायर किसको कनेक्टेड है, एसी सप्लाई को। अचानक से अगर एसी सप्लाई, रेक्टिफायर? हाँ हाँ, रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफायर वायर रहेगा? नहीं रेक्टिफायर एक सर्किट है जो सर्किट। कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, ओके सर। ठीक है। वो इसमें आपको सिलेबस में नहीं है, आप उतना मैं खाली इतना ध्यान रखिए, ये रेक्टिफायर सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वहां से जो एसी से डीसी वोल्टेज आ रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी एसी सप्लाई, एसी सप्लाई वेरी हुआ, उस रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, उसका भी वैल्यू कभी 3 होगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, फिर वापस से 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ऐसे हर बार डीसी वैल्यू वेरी होती रहेगी। ये वेरी इन डीसी वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे हमेशा डीसी कांस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए उसका जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये मैं रेगुलेटर सर्किट को देता हूँ। अब मैंने यहाँ रेगुलेटर सर्किट को लगाया, आउटपुट दे दिया, ये इनपुट है रेगुलेटर को। जैसे ही एसी वेरी हुआ, ये जो वीन वोल्टेज है जो आउटपुट आ रहा है रेक्टिफायर का, वीन, वो भी वेरी हो जाएगा। जैसे ही वो वेरी हुआ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट इंक्रीज होगा, ये आईएस करंट बढ़ेगा, वी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएस। वी इन बढ़ा, आईएस विल इंक्रीज, आईएस इंक्रीज होगा तो ये करंट यहां से फ्लो होगा, तो ड्रॉप अक्रॉस आरएस विल इंक्रीज। अब आरएस जब इंक्रीज होगा तो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे करंट क्या फ्लो रहा है, आईएल, और यहाँ पे करंट क्या फ्लो रहा है, आईएस, आईजेड। नाउ यू कैन सी दैट
दिस डायोड जो रिवर्स बायस में काम कर रहा है, इसके थ्रू करंट इंक्रीज हो जाएगा, आईजेड इंक्रीज होगा बिकॉज आईएस इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। बट हमने देखा कि रिवर्स ब्रेकडाउन में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वीजेड कांस्टेंट है। तो वीजेड किसको अप्लाइड है? लोड को। ये हमारा आरएल है, लोड मैंने रेजिस्टर के फॉर्म में बताया गया है, तो मतलब एक डिवाइस है जिसको करंट चाहिए, डीसी करंट चाहिए, तो वीजेड कांस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं जब वीन चेंज हुआ, वीजेड तो कांस्टेंट है, वीजेड कांस्टेंट है तो जो लोड को हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। इस तरीके से वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है, इसीलिए ये सर्किट रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। अगर ये मैं जेनर डायोड नहीं कनेक्ट करता तो वीन डायरेक्टली लोड को कनेक्ट होता, और अगर वीन चेंज हुआ तो लोड को जो वोल्टेज अप्लाइड है वो चेंज हो जाएगा, और लोड को वोल्टेज अगर चेंज मिला तो लोड डैमेज हो जाएगा। मतलब बैटरी, मेरा चार्जर जो जो रेगुलेटर के थ्रू नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली मैंने अगर मोबाइल को कनेक्ट किया तो मोबाइल को इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट उसको मिल रहा है 10 वोल्ट, मोबाइल मेरा डैमेज हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो वोल्टेज जो रेक्टिफायर से आ रहा है वो मैं डायरेक्टली मोबाइल को देने के बजाय बीच में एक रेगुलेटर लगा दिया। अब रेगुलेटर क्या कर रहा है कि आपने वोल्टेज बढ़ाए, ठीक है, करंट बढ़ जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से, वो करंट मेरी तरफ से पास होने तो मैं पास कर देता हूँ, लेकिन मेरे क्रॉस जो वोल्टेज है वो बीजेड कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज मैं जब रिवर्स बायस में काम करता हूँ तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है तो लोड को वोल्टेज भी कांस्टेंट मिले। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट 5 से 10 हुआ था वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से सर्किट ये रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, और इसीलिए जेनाडाइड मोस्टली यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। समझा आपको? यस एवरीबडी? यस सर, समझा। रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मैं इसलिए रिकॉर्डिंग यस किया, मैं सर। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको भेज दूंगा। सर अभी केमिस्ट्री का लेक्चर है इसके बाद। अभी हाँ, ग्यारह कितने बजे बजे से? 11 बजे से? हाँ ठीक है, मैं यही टॉपिक इतना ही कंप्लीट करना था, मैं एंड करता हूँ मीटिंग। ठीक है, सर, थैंक यू। थैंक यू। समझा समझ में पूरा। आया टॉपिक ये? हाँ, समझा हाँ। सर इसका नोट्स भेज देंगे ना आज? हाँ, इसलिए तो पढ़ नोट्स बना दिया हूँ, यही मैं आपको दे दूंगा, इतना ही आपको पढ़ना है बस सर। ये सर टॉपिक के रिलेटेड। और इसके आगे है क्या, और बहुत है और? नहीं, ये सही, ये चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, ये और फिर एलईडी, वो नेक्स्ट लेक्चर में एलईडी पढ़ा दूंगा, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ तो सर, ये ठीक। मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये दो ही आएंगे चैप्टर एग्जाम में, यूटी में? हाँ, ये आएगा और डीसी सर्किट। यस सर, डीसी सर्किट हो जाएगा ना सर अपना क्लास में? हाँ, वो क्लास में मैं लेक्चर में नॉर्मली करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। हम्म। हाँ, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना, देख लेना। सर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया आपने? हाँ, ग्रुप में डाला, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह ठीक है। सर। हाँ। बाय सर। हम्म।